नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुसुम न्यूज़ पे। हमारा खास इंटरव्यू सेगमेंट। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोटोग्राफी की दुनिया का जाना-पहचाना नाम राजा अवस्थी जी। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से ना ही सिर्फ फोटोग्राफी की बेहतरीन पहचान बनाई, बल्कि कई फोटोग्राफरों को गाइड और मेंटोर किया। राजा अवस्थी जी का मानना है कि फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीर खींचना नहीं, बल्कि कहानी कहना है। तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं और जानते हैं उनका यात्रा, उनका अनुभव और फोटोग्राफी के प्रति उनका नजरिया। सर, पहला हमारा एक सवाल है, जो एक कॉमन सवाल है कि फोटोग्राफी की शुरुआत आपने कैसे की और कहाँ से प्रेरणा इसके लिए? देखिए, फ़ोटोग्राफ़ी में मैं एक्सीडेंटल आया था। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा टीच किया था कि यार तू जो काम कर रहा है वो उतना अच्छा नहीं है, तो अगर तेरे को करना ही है तो कुछ ऐसा काम कर जिसमें थोड़ा नाम भी हो और लोग इज़्ज़त भी करें। तो मैंने उससे पूछा था कि यार कौन-सा काम कर रहा है? वो मेरा दोस्त है और फ़ोटोग्राफ़र ही है। तो उसने पूछा कि मतलब मैंने पूछा कि कौन-सा काम करना चाहिए? तो उसने बोला कि हमारा काम देख और हमारा जो काम है फ़ोटोग्राफ़ी का ये हर कोई नहीं कर सकता। तो सेम डे ही मैंने कैमरा मेरा ले लिया था और उसी दिन से मैंने फ़ोटोग्राफ़ी स्टार्ट की, 2007 की बात है। और बस वहीं से मेरी फ़ोटोग्राफ़ी की स्टार्ट हुई थी। अगर मैं अपने ट्रेनिंग सेशन की बात करूँ, तो मैंने बहुत सारी जगह से ट्रेनिंग ली है, जिसमें सबसे पहले जब मैं सीखने गया था, वो डूंगरपुर राजस्थान गया था कपिल चौबीसा जी के साथ, तो कपिल चौबीसा जी के पास। और उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं इंद्रनील सर से एंड बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल मेंटर्स के थ्रू मैंने चीज़ों को सीखा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा आपका दूसरा सवाल ये होगा कि आपके अनुसार एक अच्छी तस्वीर के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? माने 3 ऑप्शन है, एक लाइटिंग है, कंपोज़िशन या सब्जेक्ट, तीनों में से आप किसको प्रायोरिटी देना चाहेंगे? देखिए, अच्छी लाइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा कंपोज़िशन के बिना अच्छी तस्वीर आ नहीं सकती और अच्छा जो है आपका सब्जेक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो तीनों चीज़ों में से तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी एक को प्राथमिकता देना यहाँ पे सही नहीं होगा, क्योंकि भई बहुत अच्छी लाइटिंग है, बहुत अच्छा कंपोज़िशन है, लेकिन सब्जेक्ट अच्छा नहीं है तो भी फ़ोटो में मज़ा नहीं है। अगर बहुत अच्छा कंपोज़िशन है, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, लाइट्स अच्छी नहीं आ रही है तो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए तीनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों में से किसी एक को मैं नहीं सेलेक्ट कर पाऊँगा। और फ़ोटोग्राफ़ी सीखने वाले नए लोग ख़ास तौर पर कौन-सी बड़ी गलतियाँ करती हैं? मतलब आते हैं, न्यूकमर्स आते हैं, लेकिन वो जल्दी टर्न आउट हो जाते हैं इस फ़ील्ड से। देखिए, किसी भी चीज़ में थोड़ा पेशेंस जो है लोगों को चाहिए रहता है। और लोग टर्मिनेट इसलिए जल्दी होते हैं क्योंकि उन लोगों को जो है एक पर्टिकुलर राह नहीं मिलता है। मतलब एक जिसको बोलते हैं ना कि एग्ज़ैक्ट प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलता है। उनको ये समझ में नहीं आता कि उनको करना क्या है, क्योंकि फ़ोटोग्राफ़ी जॉनर में बहुत सारे फ़ील्ड हैं। वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी है, वाइल्ड लाइफ़ है, फ़ैशन है। तो एक जो नया फ़ोटोग्राफ़र आता है, फ़ोटोग्राफ़ी सीखता ज़रूर है, बट उसको वो मुकाम दिखता नहीं है जो उसको एग्ज़ैक्टली पाना होता है। तो मेरे ख़्याल से ऐसा लगता है कि उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उसका उसका पसंद क्या है, उसको कौन से फ़ील्ड में आगे जाना है। अगर किसी को वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी पसंद नहीं है, सिर्फ़ पैसे के लिए आ रहा है, तो वो आउट हो जाएगा। अगर किसी को वाइल्ड लाइफ़ पसंद है, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं है, तो भी आउट हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो किस स्टाइल पे जाना चाहता है, तो फिर आउट नहीं होगा। और सवाल ये भी उठता है कि अगर जो न्यूकमर्स आते हैं, फिर उसके बाद वो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन-सा कैमरा खरीदें, कौन-सी लेंस खरीदें, तो उनको एक सही मेंटर की ज़रूरत होती है। उस देखिए, पे आप कैमरा और लेंसेज़ का ना सिलेक्शन ऐसा है कि कैमरे में कुछ-कुछ चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहले तो आदमी अपना बजट देखता है। सबसे पहले आदमी अपना बजट देखता है, उसके बाद वो देखता है कि किसमें वो कंफर्ट फ़ील करता है। अब जैसे हमने स्टार्ट किया था निकॉन से, निकॉन मैंने सबसे पहले लिया, फिर कैनन लिया, फिर अब सोनी पे हूँ। तो ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आपको कौन-सा पहले लेना है और कौन-सा सिलेक्शन है। हाँ, अगर कोई मेंटर अच्छा गाइड कर रहा है, जैसे हमारे पास कोई मेंटर नहीं था उस समय में, तो हमको बस ये था कि कैमरा खरीदना है तो हमने कुछ भी खरीद लिया था। बट हाँ, अगर आपको कोई मेंटर गाइड कर रहा है और उसकी फ़ोटो से आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, उसके फ़ोटो से आप इंस्पायर हो रहे हो, तो डेफ़िनिटली आप उनके सजेशन के अकॉर्डिंग कैमरा आपको खरीदना चाहिए। अभी जो लोगों के सामने समस्या ये भी आ रही है, जितने फोटोग्राफर आ रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेडिंग फोटोग्राफी में कैसे करें, मतलब नेचुरल लाइट में फोटोग्राफी कैसे करें और आर्टिफिशियल लाइट में फोटोग्राफी कैसे करें। हाँ जी, तो हाँ उसमें जी। वो फुल्ली कंफ्यूज रहते हैं। हाँ तो जी। उसके बारे में आप क्या ये बताएंगे? डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के जगह पे शूट कर रहे हैं। जैसे आप हाई बजट क्लाइंट्स के ऊपर जाएँगे तो वहाँ पे आप आर्टिफ़िशियल लाइट्स का यूज़ वहाँ पे बहुत कम से मतलब बहुत ही कम होता है, क्योंकि उनका डिमांड नहीं होता। बट आपको दोनों तरीके की लाइटिंग आनी चाहिए। आपको आर्टिफ़िशियल लाइट्स के साथ भी क्लिक करने आना चाहिए, आपको नेचुरल लाइट पे भी जो है शूट करने का स्टाइल आना चाहिए, और जहाँ पे जैसी ज़रूरत है वहाँ पे आपको वैसा करना चाहिए। और आप इस पे क्या आपका आपका राय है कि स्टूडेंट को सिखाने का तरीका कैसा होना चाहिए?
मतलब ज़्यादा थ्योरी बेस्ड होनी चाहिए कि या आप प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देना चाहेंगे? देखिए मेरा बहुत सिंपल वे पे सिंपल मानना है कि यदि आपके पास थ्योरी नहीं है तो आप प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए अगर आपको एमबीबीएस करना है, आपको सीधा चीर-फाड़ करने नहीं दिया जा सकता है कि भाई ये ह्यूमन बॉडी पकड़ो और इसको चीर दो। उसी तरीके से फ़ोटोग्राफ़ी भी है, फ़ोटोग्राफ़ी में भी लोग यही बोलते हैं कि भाई हमको सिर्फ़ प्रैक्टिकल पे फ़ोकस करना चाहिए। बट अगर आपको थ्योरी ही नहीं पता है किसी चीज़ की, तो आप उसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? इसीलिए पहले आप पढ़ें, पहले आप थ्योरी समझें बहुत अच्छे से और उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो वही उसका राइट वे होगा, राइट विज़न भी वही होगा। मतलब बहुत स्टूडेंट है, थोड़ी मजबूत होने के बाद भी वो अपना वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंट वो क्लाइंट प्रैक्टिस को नहीं दे पाते। वो प्रैक्टिस कई बार क्या होता है ना, आदमी बहुत ज़्यादा पढ़ तो लेता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी बहुत प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट ज़रूरी है। और जो आप जैसे आज बता रहे थे सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को चेंज होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एआई के बारे में जानना चाहिए। तो वही मेरा सवाल उससे भी रिलेटेड है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में फ़ोटोग्राफ़र को कैसे अपने पेशे को बदलना चाहिए? है। देखो, इसको ना थोड़ा पुराना आप पुराने स्थिति में लेके जाओ। पहले एसएलआर चलता था, है ना? उसके बाद फिर जब एसएलआर के बाद डिजिटल कैमरा आया ना, लोगों ने अपने आप को बहुत सारे लोगों ने चेंज नहीं किया। तो जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, ट्रेंड ने उनको ऑटोमेटिक चेंज कर दिया। फिर डीएसएलआर आया, तो डीएसएलआर आया, फिर मिररलेस आया। जो लोग किसी एक चीज़ में स्टक्ड रह गए अपने इस काम में, देखिए हमारा जो काम है ना वो बहुत डिफरेंट है लोगों से। हमारा काम ही बिल्कुल यंगस्टर्स का है, बिल्कुल नई सोच वाला काम है। तो आपको नई सोच के साथ नई टेक्नोलॉजी जो है उसको ग्रैब करना पड़ेगा। आप ग्रैब नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रैब करने के लिए बैठे हुए हैं। तो एआई अगर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको एआई के साथ चलना पड़ेगा, एआई से रिलेटेड चीज़ों को सीखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। और जैसे वेडिंग फोटोग्राफी है, उसी तरीके से आज के डेट में कंटेंट क्रिएशन का मार्केट दिन ब दिन बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं, उनको कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए क्योंकि यही फ्यूचर है। मतलब आपके कहने का जो जो मोबाइल और एआई का दौर है, इसमें आप जो है फ़ोटोग्राफ़ी का प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी का भविष्य कहाँ देखते हैं? सभी प्रोफेशनल फोटोग्राफी सर, हमको ऐसा क्यों लगता है कि मोबाइल फोटोग्राफी प्रोफेशनल फोटोग्राफी के अंदर नहीं आती है? देखिए जिस तरीके से हर एक चीज़ का स्वरूप चेंज होता है, उसी तरीके से कैमरों का स्वरूप चेंज हुआ। पहले बहुत बड़े-बड़े कैमरास होते थे, जब डीएसएलआर था, तो उसके बाद जब मिररलेस आया, तो सिर्फ़ उसका स्वरूप चेंज हुआ, फोटोग्राफी थोड़ी ना चेंज हुई। उसी तरीके से आज भी अगर अपन मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, तो सिर्फ़ उसका स्वरूप चेंज हो रहा है। आज मोबाइल के कैमराज़ 200 मेगापिक्सल के कैमराज़ आ रहे हैं, उसमें सिनेमैटिक लुक के फीचर्स आ रहे हैं, तो धीरे-धीरे चेंजेस आता है एंड यही आगे चल के आपको प्रोफेशनलिज़्म लगने लगेगा। नए फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए आपकी क्या राय होगी? राय यही है, जो भी नई चीज़ें हैं उनको ग्रैब कीजिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी है उनको उनके साथ चलिए क्योंकि अगर आप उसके साथ नहीं चलेंगे तो फिर दिक्कत है। सिर्फ़ पुराने ढर्रे पे बने रहना सही नहीं है। नए सॉफ्टवेयर्स के साथ आपको यूज़्ड टू होना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना पड़ेगा। मेरा एक पर्सनल सवाल है, मैंने बहुत मेंटर को ज्वाइन किया, सुना, ऑनलाइन सुना, ऑफलाइन सुना। कुछ मेंटर ये भी बताते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र को हाई स्किल तो ज़रूरी है, लेकिन क्या सोसाइटी मेंटेन करना यानी आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन क्लाइंट के पास आपको क्या फ़ोर व्हीलर भाड़ा पे लेके जाना चाहिए या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है यार, कुछ कुछ लोग अपने आप को उस स्टेटस से मैनेज करके चलते हैं और कुछ हमारे टाइप के होते हैं यार कि अपन तो ऐसा है कि जैसे हैं वैसे ही सही है। अगर अपने पास टू व्हीलर है, अगर अब आप यहाँ पे देखिए अपन जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में आज सिंपल सा शर्ट पैंट पहन के चप्पल पहन के वर्कशॉप दे रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रखते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है या फिर हाई थिंकिंग एंड हाई लिविंग है, ये डिपेंड करता है आप किस जॉनर पे जाना चाहते हैं। तो दे आर नॉट रॉन्ग, वो भी अपनी जगह बहुत सही है। बस ये है कि आपकी सोच कैसी है, आपको क्या करना है, ये डिपेंड क्योंकि करता होता है कि जैसे मेंटर बोलते हैं और से स्टूडेंट उसको फॉलो करते हैं, है। करना चाहिए अगर आप हाई लेकिन बजट। उसको फॉलो करने के दौरान वो कैपेबल नहीं होते हैं। वो लोन लेने के में आ जाते हैं या बहुत चीज़ होता है, फाइनेंशियल उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, बर्डन हो जाता है, मेंटली टेंशन होता है, हाँ वो जी, तो हाँ होता जी। ही है ना। देखिए वो अगर आप रॉन्ग वे पे करेंगे, देखिए क्या होता है ना कि अगर आप किसी को देख के कॉपी करना चाहेंगे तो ऐसा होगा। अगर आप अपने आप को पहले, जैसे आपने ही कहा कि भाई वो कैपेबल नहीं होते, पहले आपको आपको अपने अंदर कैपेबिलिटी लानी है, उसके बाद उन सब चीज़ों को आपको ग्रैब करना है। और कुछ मेंटर ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि मैं 5 लाख का काम करता हूँ, लोगों को 10 लाख का काम करना चाहिए, तो छोटा वाला काम कौन करेगा या उसको कैसे आप मतलब बताइएगा उसके बारे में? देखिए मैं किसी मेंटर के बारे में तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैंने हाँ, किसी का नाम नहीं लिया। हाँ, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई काम जो है छोटा-बड़ा नहीं होता और 5 लाख का काम भी हो सकता है कि आपको ₹1500 का काम करके मिल जाए। हो सकता है कि आपने किसी का एक छोटा पोर्टफ़ोलियो शूट किया, हो सकता है कि किसी का आपने एक पोर्ट्रेट शूट किया और आपको उसकी फ़ोटोग्राफ़ी मतलब आपकी फ़ोटोग्राफ़ी उसको अच्छी लग जाए और वहीं से आपको 10 लाख का काम निकल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं मैं छोटे काम नहीं करूँगा तो आप अपॉर्च्युनिटी जो है उसको छोड़ देते हैं।
नहीं, आपने जैसे वर्कशॉप के दौरान एक अच्छी बात कही कि आज के जो लोग होते हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो न्यू कमर्स हैं, वो वेरी प्रैक्टिकल होते हैं। हमारे समय में लोग 5 बजे बुलाते थे, हम लोग बोलते थे जी सर आ जाएंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं प्रैक्टिकल है। राइट। अगर उनको उनके जो सीनियर्स हैं उनको बुलाते हैं, हायर करते हैं, हाँ जी हाँ जी तो उस पे वो मतलब डायरेक्टली डिनाई कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये इसको आप कैसा देख रहे हैं? मैं तो इसको बहुत अच्छा बोलूंगा यार, क्योंकि यंगस्टर्स जो है ना वही आगे का भविष्य है। और आपको नहीं बोलने भी आना चाहिए। नहीं बोलने इन द सेंस ये है कि अ, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, अगर आप अपने आप को एक मतलब हुनरमंद इंसान मानते हैं, तो उस हुनर का कीमत होता है। हम लेबर वर्क नहीं कर सकते। लेबर वर्क इन द सेंस ये है कि हम 5 बजे अगर हमको आप बुला रहे हैं, हाँ अगर वो एकदम अर्जेंसी है आपको जाना पड़ेगा। अगर वो अर्जेंसी नहीं है, वो थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में क्लाइंट्स भी ऐसा करते हैं। आपका काम अगर 6 बजे का है, वो 3 बजे बुला लेते हैं। तो ये भी एक बहुत हमारे लिए मतलब बहुत बेकार चीज़ है ना। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको बोलूँगा कि ठीक है, बिल्कुल सही हैं आप अपना समय देखिए, और जब आप अच्छी नींद ले लें, जब आप अच्छा कंफर्ट ज़ोन में आ जाएँ, क्योंकि देखिए समय बदलेगा। आज सिर्फ यंगस्टर फोटोग्राफर ही यंगस्टर नहीं है। आज जिनकी शादी हो रही है ना, वो भी यंगस्टर है। तो वो भी आप देखना कि पहले के ज़माने में जिस तरीके से नेंग और जिस तरीके से नियम कायदे होते थे, उस तरीके से अब उसमें भी थोड़ा-थोड़ा चेंजेस आया है। अब ऐसा नहीं कि सुबह 7 बजे ही वेडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा होता है कि हाँ भाई, वो भी 9 बजे 10 बजे उठ रहे हैं, आराम से हल्दी हो रहा है। तो चीज़ें धीरे-धीरे चेंज हो रही है, सभी चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने जो गैदर किया है कि जैसे कि कभी-कभी होता है, अब 2 फील्ड बँट गया, एक फ्रीलांसर हो गया, एक ऑनर्स हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर वही काम अगर ऑनर पकड़ता है, तो उसमें फ्रीलांसर बोलेंगे कि हम 7 बजे नहीं आ पाएँगे, 8 बजे नहीं आएँगे, लेकिन अगर वो खुद वो काम को पकड़ेंगे, तो वो 5 बजे भी आ जाते हैं। हुँ। ये फॉल्ट होता है, तो आपको एक तो स्टैंड बनाना होगा ना। नहीं, स्टैंड आपको खुद से बनाना पड़ेगा। अगर आप ऑनर हैं, आपको भी देखना पड़ेगा कि यार पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है, बिल्कुल जाइए। अगर पॉसिबल नहीं है, तो ज़बरदस्ती शरीर खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।